रेलवे स्टेशन पर एक फल बेचने वाला 100 अरब रुपए से भी ज्यादा का घोटाला कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश की लाखों शादियां झूठी हो गई, करोड़ों कागजात रद्दी हो गए और मजबूरी में आकर सरकार को भी उन फर्जी कागजों को मान्यता देनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 में हुए स्कैम का ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं लग पाया। असल में यह घोटाला था स्टैम्प पेपर का और जिसने इसको अंजाम दिया था उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। इस स्कैम में लोगों को घूस नहीं बल्कि करोड़ों रुपए से भरी बोरियां दी जाती थी। तो कैसे हुआ ये स्कैम और एक मामूली फल बेचने वाला कैसे बना इतना बड़ा स्कैमर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 29 जुलाई 1961 में अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट बेलगाम में खानापुर गांव में हुआ था। इनके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे जिनके 8 बच्चे थे। जब तेलगी सिर्फ 8 साल के थे तो बीमारियों की वजह से उनके पिता गुजर गए। क्योंकि वो अपने भाइयों बहनों से बड़े थे तो घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचना शुरू किया। साथ ही तेलगी अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहे। ग्रेजुएशन के बाद मुंबई आकर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करने लगते हैं, लेकिन टारगेट्स पूरा ना होने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। छोटी जगहों पर काम करने के बाद उन्होंने देखा कि दुबई जैसे दूसरे देशों में काम से अच्छे पैसे मिलते हैं। 1986 में वो सऊदी अरब पहुंचते हैं, पर मेहनत ना करने की वजह से उन्हें कई नौकरियों से निकाल दिया जाता है। फिर उन्होंने सोचा जो लोग फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए आते हैं उन्हें पासपोर्ट और वीजा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा बाजार में ऐसे भी ट्रैवल एजेंट हैं जो पैसे लेकर फेक पासपोर्ट और वीजा बनाकर दे देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही बिजनेस शुरू करने का सोचा। उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पहले ट्रैवल एजेंसी के साथ काम किया। 1961 में उन्होंने अर्बन मेट्रो ट्रैवल नाम की एक कंपनी ओपन करी जिसमें वो लोगों का फेक पासपोर्ट और वीजा बनाते थे। काफी दिनों तक बिजनेस अच्छा चलता रहा, पर 1992 में तेलगी इस काम की वजह से पकड़े गए और उन्हें कुछ साल की सजा और जुर्माना लगा। पर बीते दिनों तेलगी ने अपने काम से करोड़ों रुपए कमा लिए थे। इससे उनके मन में एक बात तो साफ हो गई थी कि ईमानदारी और मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता। सजा के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है मास्टरमाइंड राम रतन सोनी से, जो कि उन दिनों स्टॉक मार्केट के धोखाधड़ी में जेल आए हुए थे। सोनी ने तेलगी से एक बात कही कि अगर तुम्हें इस तरह से ही पैसे कमाने हैं तो कोई ऐसा काम करो जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही उन्होंने तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर बनाने का आइडिया भी दे दिया। ये तो आप भी जानते होंगे कि सभी आम लोगों की जिंदगी में इसकी बहुत वैल्यू होती है, पर सरकारी डिपार्टमेंट में इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि सभी सरकारी काम इन्हीं से ही होते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, जमीन के कागज, बर्थ सर्टिफिकेट और भी बहुत। बेल पर छूटने पर तेलगी स्टैम्प पेपर की सारी जानकारी इकट्ठा करने में लग गए। उन्हें पता चला कि स्टैम्प पेपर नासिक में सरकारी करेंसी नोट प्रेस में बनते हैं। उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से अपनी चालाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो उन्हें पता चला कि जब मशीन खराब हो जाती है तो उसकी बोली लगाई जाती है। ऐसे ही उन्होंने इंतजार किया। जब मशीन की ओकेशन हुई उन्होंने उस प्रेस की प्रिंटिंग मशीन को खरीद लिया। साथ ही साथ स्टैम्प पेपर के खास पेपर और डाई का इंतजाम पैसे के दम पर उसी प्रेस के कर्मचारी से कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ जाली स्टैम्प पेपर का धंधा। 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के जाली स्टैम्प छपने शुरू हो गए। स्टैम्प को मार्केट में पहुंचाने के लिए पढ़े लिखे MBA पास आउट 350 लड़कों को उन्होंने काम पर लगा दिया। SDM ऑफिस, कर्मचारी, शेयर मार्केट, सरकारी विभाग के हर जगह पर ये स्टैम्प पहुंच चुके थे। जो भी उनके इस धंधे के रास्ते आता तेलगी सबको पैसे से खरीद लेते। इस धंधे से उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि उन्हें अब पैसे गिनने का भी वक्त नहीं था। 8 से 10 साल तक उनका ये धंधा बहुत अच्छा चला। पर साल 2000 में बैंगलोर की पुलिस को कहीं से खबर मिली कि 2 लोग लाखों के स्टैम्प पेपर ट्रांसफर कर रहे हैं। पुलिस इस खबर से एक्शन में आई और वहां छापा मारा। जब नकली स्टैम्प्स को सरकारी स्टैम्प से मिलाया गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि स्टैम्प्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं था। जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि यह बहुत बड़ा स्कैम है। इन दोनों को अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ शुरू की तो 20 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से एक था अब्दुल करीम तेलगी। पुलिस की जांच के बाद पता चला कि इस स्कैम का मास्टरमाइंड तेलगी ही है। बहुत दिनों भागने और छुपने के बाद तेलगी 2002 में अजमेर में उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के हवाले कर दिया गया। तेलगी से लगातार पूछताछ हुई, नार्को टेस्ट भी हुआ जिसमें उन्होंने कई बड़े पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया था। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें किसी का भी नाम बताने की धमकी दी गई है। SIT ने सभी रिपोर्ट सबमिट की पर इस टेस्ट को झूठा बता दिया गया। उसके बाद उनके केस को CBI को दे दिया गया, जिसके बाद इस केस के मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ। कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि SIT के ऑफिसर ने बताया था कि जब से केस CBI को मिला है तब से किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का नाम सामने नहीं आया है और ना ही सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई है। क्योंकि SIT के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक 9000 सैलरी वाले एक कांस्टेबल के घर पे 100 करोड़ के जमीन के कागजात मिले थे और एक सब इंस्पेक्टर के घर पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी छापे से निकली थी। साल 2007 में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई
और उसके साथियों को 20-20 साल की सजा सुना दी गई। सजा के 10 साल भी पूरे नहीं हो पाए। तेलगी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 2017 में जेल में ही डेथ हो गई। असल में दोस्तों उनकी मौत भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। दरअसल ये कहा जाता है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस और बाकी के जो बड़े लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उन्हें डर था कि अगर ये जेल से बाहर आ गए तो सबका नाम सामने आ जाएगा। तभी उन्होंने सीबीआई की कस्टडी के दौरान उन्हें कई तरह के HIV पॉजिटिव इंजेक्शन लगा दिए गए थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाए और अपनी सजा से ही पहले मर जाए। पर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि तेलगी काफी अयाश आदमी थे, कई महिलाओं के साथ उनके संबंध भी थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही HIV था। लेकिन दोस्तों उनके पकड़े जाने पर सरकार के सामने एक और बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्से में उनके ही नकली स्टैम्प्स ही चलते थे। तो जब ये बात पब्लिक हुई कि स्टैम्प पेपर्स फेक हैं, तो पूरे देश में ही आम आदमी पैनिक हो उठे। कई शादियां टूटने पे आ गईं, कई बिजनेस डील्स कैंसिल होने लगे, लाखों के स्टॉक्स बेकार साबित होने लगे। तो ऐसे में सरकार ने मजबूरी में उन स्टैम्प्स को मान्यता दे दी, क्योंकि इसमें आम जनता की कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से लेकर 2002 तक के नकली स्टैम्प्स को मान्य कर दिया। तेलगी के मरने के बाद उनकी पत्नी तेलगी की सारी उल्टे सीधे कामों से कमाई गई सारी दौलत सरकार को सौंप देती है, जिसके बाद सबूतों की कमी की वजह से अब्दुल करीम तेलगी के सर से सभी केसेस को हटा दिया गया और केस बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये है कि उनका भारत के 70 शहरों में काम चल रहा था, तो इसमें बहुत से बड़े लोग और पॉलिटिशियन शामिल जरूर होंगे। तो सिर्फ 20 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई और सीबीआई द्वारा सही से जांच क्यों नहीं करी गई? असल में ये स्कैम हमें हर्षद मेहता की याद दिलाता है कि छोटी मछली फंस गई और बड़ी मछलियां हाथ से निकल गई। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में भारत का सबसे बड़ा स्कैमर नटवर लाल, जिसने ताजमहल और लाल किले को भी बेच डाला था, उसकी कहानी है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।